हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका द बोल्ड कोचिंग में। मैं बात करने वाला हूं, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं 2025 देने वाले हैं और क्लास 10th में हैं। किस क्लास में हैं बेटा? क्लास 10th में हैं। खासकर साइंस का पेपर देने वाले हैं। किस सब्जेक्ट का? साइंस का अगर पेपर देने वाले हैं तो आप सभी जानते हैं कि साइंस में 3 पार्ट होते हैं। कौन सा? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। तो इन 3 पार्ट होते हैं ये आपके क्लास 10th साइंस में। तो जो बायो वाला पार्ट है इसमें मैं टोटल इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। बायोलॉजी से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, तो आपको चाहिए कि आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, है ना। वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्या करना है, सारे क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेके नोट कर लीजिएगा तथा साथ में याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो आइए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो देखो, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th साइंस में 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहला जो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हरे पौधे अपने भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है? अगर फिर से मैं कहना चाहूँ तो प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और ये वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हरे पौधे, है ना, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं अपने भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या है? देखो, सनलाइट हो गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O जल हो गया और क्या हो गया? क्लोरोफिल, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आवश्यक हैं, समझे। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा हरे पौधे अपने भोजन का प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। अच्छा, इसकी अभिक्रिया कैसे होती है? देखो, 6CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 6 है प्लस 12 H2O, फिर क्लोरोफिल और प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में हो रहा है। प्रकाश ऊर्जा क्या हो गया? सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल पर्णहरित हो गया, है ना। अच्छा, इसके बाद ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है वो अपक्रिया करके क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 बनाता है। उसके साथ में ऑक्सीजन का निर्माण करता है, उसके साथ में जल का निर्माण करता है ना। अगर मैं कहूँ क्या क्या इसमें रिएक्शन होता है तो देखो, CO2 जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता है? वो जल के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन बनाता है प्लस H2O जल भी बनाता है। तो ये अपक्रिया होती है। इसको जब हम संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा? संतुलित, देखो यहाँ पे संतुलित है 6CO2 प्लस 12H2O और क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये जो है वो बनता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा के साथ अपक्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन जल, ये इतनी सारी चीज़ें जो है वो निर्माण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और जल का निर्माण जो है वो होता है। तो ये हो गई फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और जल। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आवश्यक परिस्थितियां हैं किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट वो क्या है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रुधिर, ब्लड। इसके बारे में भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आप देख लीजिए। देखो क्या है, रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। यह जल से थोड़ा अधिक श्यान, हल्का क्षारीय और इसका पीएच मान कितना है? पीएच मान है 7.3 से 7.4, है ना। तथा स्वाद में थोड़ा नमकीन होता है। क्या होता है? स्वाद में थोड़ा नमकीन होता है। तो ये इसका पीएच है ना।
तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की औसत मात्रा जो है लगभग 5 से 6 लीटर होती है। कितनी लीटर होती है? 5 से 6 लीटर जो है वो जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें जो औसत मात्रा है, एवरेज जो है वो 5 से 6 लीटर जो होता है ब्लड वो होता है ना, जो शरीर के कुल भार का लगभग 7 से 8% होता है। 7 से 8% जो है वो शरीर के कुल भार के बराबर ब्लड होता है। इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा तथा उसमें पाए जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं, है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई एक स्वस्थ व्यक्ति में 6 से कितने लीटर, 5 से 6 लीटर, है ना। 5 से 6 जो लीटर हैं उतना ब्लड होता है ना, उतना ब्लड होता है। तो ये मेन पॉइंट हो गया। इसका पीएच कितना होता है? 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। अच्छा, और ये इसका कुल भार कितना होता है? तो पूरा जो भार होता है वो 7 से 8% होता है, पूरे बॉडी के भार के 7 से 8%, है ना। और इसमें जो पाई जाती हैं उनको रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिर कणिकाएं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ब्लड में आपको पढ़नी थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ब्लड के बारे में। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया भी है, तो आप इसको तैयार जरूर कर लेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने के इसके जो चांस हैं वो अधिक हैं। तो देखो पहला क्या कार्य है, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना, है ना। विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके उसका फेफड़ों तक परिवहन करना, है ना। विभिन्न जो ऊतक होते हैं उनको क्या करना, कार्बन जो ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एकत्र करके क्या करते हैं, उसका फेफड़ों तक परिवहन करते हैं। ये कार्य किसका है? ब्लड का ही है। अच्छा, तीसरा क्या है, विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन, है ना। जो विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनका उत्सर्जन है तो वृक्कों तक पहुंचाना भी ब्लड का ही वर्क है। नेक्स्ट इसका क्या वर्क है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन एवं एंजाइम का परिवहन करना। जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स एवं एंजाइम होते हैं उनका परिवहन करना भी इसका काम है। नेक्स्ट क्या होता है, रुधिर की श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं को बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं? WBC। उसे क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, देखो रुधिर की श्वेत रक्त कणिकाएं इन्हीं को बोलते हैं, जो क्या करती हैं, हानिकारक बैक्टीरिया, मृत कोशिकाओं तथा रोगाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं ना। ये क्या हो गए, इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए किसके, रुधिर के कार्य के। तो फंक्शन जो थे ये टोटल कितने थे, 5 फंक्शन थे जिनको आपको पढ़ लेना है। तो जो रुधिर के कार्य हैं वो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और अब की बार भी चांस है। तो ये हो गया रुधिर के बारे में, रुधिर के परिभाषा और उसके कार्य जो है, फंक्शन जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं लसिका के बारे में कि लसिका वास्तव में क्या होती है। लसिका क्या है, लैंप क्या है, रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान होता है। क्या होता है, जो रुधिर वाहिनियां होती हैं और जो ऊतक होते हैं उनके मध्य क्या होता है, खाली स्थान होता है और उसमें एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उसमें एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लसिका कहते हैं। तो ये हो गया लैंप लसिका, है ना। लसिका के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ लैंप, तो कोशिकाओं में पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम आदि को पहुंचाने तथा आदान प्रदान के लिए माध्यम का कार्य करते हैं। फंक्शन ऑफ जो लैंप है, जो लसिका के कार्य हैं, उनमें पहला कार्य क्या है, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पोषक तत्व, गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम आदि को पहुँचाने तथा आदान प्रदान के लिए माध्यम का कार्य कौन करती हैं, लसिका करती हैं। चलो दूसरा जो इनका फंक्शन है वो देख लेते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, कोशिकाओं ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ को लेके रुधिर तक पहुंचाना इनका कार्य है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा ये किसके कार्य हैं, ये सारे लैंप के कार्य हैं, मीन्स लसिका के कार्य हैं, है ना। अच्छा, जो नेक्स्ट है तीसरा, छोटी आंत से वसा का अवशोषण लसिका कोशिकाओं में ही होता है ना। जो छोटी आंत हैं उनमें जो वसा का अवशोषण होता है वो किसके माध्यम से होता है, लसिका की कोशिकाओं के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो क्या है, यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायता करता है। यह कोमल अंगों की जो रक्षा करता है और साथ में उन्हें रगड़ से बचाने में सहायता करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि लैंप क्या होते हैं, लैंप के फंक्शन भी क्लियर हो गए होंगे। तो ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। आपको क्या तैयार करना है, देखो अगर मैं कहूँ आपको क्या तैयार कर लेना है, तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बायोलॉजी में क्या तैयार करेंगे, तो आप तैयार करेंगे ब्लड,
अच्छा, ब्लड में इसकी डिफिनेशन हो गई और इसके फंक्शन हो गए। क्या हो गए? फंक्शन का मतलब कार्य हो गए, है ना। और लैंप, लैंप का मतलब लसिका, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? लसिका। और इसको क्या बोलते हैं? रुधिर, है ना। रुधिर और रुधिर के कार्य आपको तैयार कर लेना, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। साथ में लसिका और इसके भी कार्य, है ना। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो बनेगा ही। तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, अगर आप तैयार करते हैं देन आपकी तैयारी बेहतर होगी क्लास 10th साइंस में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? धमनियाँ, आर्टरीज। ये जो होती हैं मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हैं, इनमें धमनियाँ और सिरा में अंतर भी पूछ सकता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए, डिफिनेशन भी पूछ सकता है। तो देखिए, आइए देखते हैं कि धमनियाँ क्या होती हैं। ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, ना। धमनियाँ क्या करती हैं? ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती हैं। और धमनियों में रुधिर हृदय की पंपिंग क्रिया के कारण अत्यधिक दाब के साथ बहता है। क्या होता है? धमनियों में रुधिर हृदय की जो पंपिंग क्रिया होती है उस कारण क्या होता है? जो अत्यधिक दाब है वो पड़ता है इस पे, और इसके कारण अत्यधिक दाब के कारण ही जो रुधिर होते हैं वो बहता है, मतलब ब्लड का फ्लो इसी तरीके से होता है अत्यधिक प्रेशर के कारण, है ना। धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, और जो धमनियाँ होती हैं उनमें क्या होता है? शुद्ध रुधिर जो है वो प्रवाहित होता है। तो धमनियाँ आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि धमनियाँ अगर पूछता है तो उसमें आप क्या लिखेंगे, है ना। चलो, शिराएं क्या होती हैं? वेन्स। ये रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय में ले जाती हैं। क्या करती हैं? ये रुधिर को, जो वेन्स होती हैं, शिराएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? ये रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय में ले जाती हैं। और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहुत कम दाब के साथ बहता है, और जो शिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध जो रुधिर है वो बहुत कम दाब के साथ बहता है। केवल पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, और इसमें क्या होता है? जो पल्मोनरी शिरा है उसमें शुद्ध रुधिर जो है वो बहता है। तो ये धमनियाँ और शिराएं हो गई। तो ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो बायोलॉजी के थे, जो मैंने बता दिया। इसमें मैं आपको पांच इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताने वाला हूँ। अंतर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी में वो बताने वाला हूँ, तो इसको आप समझ लीजिए और तैयार भी कर लीजिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण अंतर वाले जो प्रश्न है उनमें पहला जो प्रश्न है वो है स्वपोषी और परपोषी में अंतर। ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है, अब की बार भी आने के चांस है ना। और दूसरा क्या है? वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। जो वायवीय और अवायवीय श्वसन है उसमें अंतर पूछ सकता है ना। तीसरा क्या है? धमनी तथा शिरा में अंतर भी पूछ सकता है, अभी मैंने पढ़ा भी दिया धमनी और शिराएं आपको। और चौथा क्या है? रुधिर और लसिका में अंतर पूछ सकता है। तो ये भी आप तैयार कर लीजिए, इन सभी टॉपिक को तैयार करेंगे बायोलॉजी में तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस की। पांचवा क्वेश्चन क्या है? ऐच्छिक क्रियाओं और अनैच्छिक क्रियाओं में भी अंतर पूछ सकता है। तो आप इन पांचों क्वेश्चन को और जो भी टॉपिक बताए गए हैं उन सब को आप तैयार कर लीजिए। ट्रस्ट मी, इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन आप ना लें। और इसको जितना बताया जा रहा है वो आप क्या करेंगे? उसको आप पढ़ लेंगे, कॉपी और पेन में से लिख के और नोट कर लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। तो ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस के लिए इंपॉर्टेंट थे, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नई वीडियो आपकी तैयारी के लिए अपलोड हो उसको आप देख के अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।